जाति आधारित गणना में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं इस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है, जो कहीं भी कोई एरर नहीं आए, उसका विकल्प क्या है, कोड क्या है, सभी डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। गणना में पूछे जाने वाले प्रश्न: परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु वर्षों में, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम एवं कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति और अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोटर वाहन, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय, आधार संख्या स्वेच्छा से देना चाहेगा तो इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आधार संख्या भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो आधार संख्या देने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। विकल्प एवं कोड: प्रपत्र में कुल 17 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के विकल्प और कोड अंकित किए गए हैं। जाति का विकल्प एवं कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है जहां से भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता का विकल्प एवं कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है जहां से भरा जाना है। परिवार के प्रधान या सदस्यों से प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। किसी भी प्रश्न के लिए अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी, बल्कि उनके स्वघोषणा पर जानकारी अंकित की जाएगी। परंतु यदि दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया गलत लगती है तो उनका ध्यान इस ओर अवश्य दिलाया जाएगा। गणना के प्रश्न: इस प्रश्न में कुल 17 कॉलम हैं। 1 नंबर में है परिवार के सदस्यों का नाम, दूसरा नंबर में है पिता या पति का नाम, तीसरा नंबर में है परिवार के प्रधान से संबंध। विकल्प और कोड निम्न प्रकार है। अगर व्यक्ति जिसका विवरण हम दर्ज कर रहे हैं वो कौन है, स्वयं प्रधान है, स्वयं हैं, तो उनके लिए कोड 1 दर्ज करना है। अगर उनकी पत्नी है या उनके पति के बारे में, मान लीजिए पत्नी फैमिली हेड फैमिली मेंबर है तो उनके पति के बारे में कोड यहाँ 2 हो जाएगा। या पति हेड ऑफ द फैमिली है तो उनके पत्नी के लिए कोड 02 हो जाएगा। पुत्री और पुत्र के लिए कोड 3 हो जाएगा। पोती, नातिन, पोता, नाती, इन सभी के लिए इनके लिए कोड 4 हो जाएगा। और भी यहाँ दिख रहा है, सभी के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है। परिवार के सदस्यों का नाम: इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा नाम लिखा जाना है। प्रपत्र में देवनागरी लिपि में और मोबाइल ऐप में अंग्रेजी में लिखा जाएगा। नाम लिखने के पूर्व परिवार के प्रधान या किसी अन्य सदस्य से नाम की वर्तनी स्पेलिंग सही सही समझ ली जाएगी। यदि परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो तो परिवार के सदस्यों का कोई परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि मांगकर नाम की सही सही वर्तनी लिखी जाएगी। यदि प्रथम चरण में बताए गए सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई हो या अब वह परिवार के साथ नहीं रहता है तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, परंतु मोबाइल ऐप में उनका नाम एवं उनके पिता या पति का नाम लिखने के उपरांत ड्रॉप डाउन से विकल्प चुन लिया जाएगा, जिसके उपरांत कोई अन्य आंकड़ा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार के प्रधान का नाम अवश्य रूप से भरा जाएगा, जो किसी भी क्रमांक पर हो सकता है। इस बात पर गौर करेंगे कि परिवार के प्रधान का नाम अवश्य रूप से भरा जाएगा, जो किसी भी क्रमांक पर हो सकता है, चाहे वो 2 नंबर में, 3 नंबर में, किसी भी क्रमांक पर आप
लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। पिता या पति का नाम। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों के पिता अथवा पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। यदि कोई महिला अपने बच्चे के पिता का नाम नहीं बता पा रही हो तो इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि सामाजिक कारणों से पति का नाम नहीं ले पा रही है तो उसी आंगन या पड़ोसी से पूछकर प्रविष्टि की जाएगी। यदि महिला बच्चे के पिता का नाम बताना ही नहीं चाहती तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा और तब माता का नाम लिखा जा सकेगा। यदि पिता या पति की मृत्यु हो चुकी है तो स्वर्गीय मरहूम शब्द का प्रयोग नाम के पहले अवश्य किया जाएगा। परिवार के प्रधान से संबंध। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुल 10 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। एक परिवार में मात्र उन व्यक्तियों की गणना की जाएगी जो एक ही रसोई से भोजन करते हों। सभी विकल्प इस उद्देश्य से दिए गए हैं कि गणना की तिथि को गणना स्थल पर परिवार के प्रधान पर सीधे रूप से निर्भर एवं अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की ही गणना की जा सके। सीधे रूप से निर्भर होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने पालन पोषण एवं अपनी सभी प्रकार की आवश्यकता आदि की पूर्ति के लिए परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। यदि 1 से 9 तक के विकल्प के अतिरिक्त भी देवर, भाभी, भावज, भागना, भगना, भगिनी, भतीजा, भतीजी, साला, साली, सरहज आदि में से कोई भी परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो तो उसे अन्य संबंधी कोड 10 में रखा जाएगा। साधारणतः विवाहित महिलाओं एवं उनके बच्चे आदि की गणना उनके ससुराल में की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति या परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों पर नहीं हो। आयु वर्षों में। इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु जो उनके द्वारा बताई जाए उसको अंकित किया जाएगा। इसके लिए कोई निश्चित तिथि को आयु होना आवश्यक नहीं है और इस हेतु गणना कर्मियों के द्वारा किसी प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच या अवलोकन किया जाना प्रावधानित नहीं है। यदि किसी सदस्य को अपनी आयु की जानकारी नहीं हो तो परिवार के द्वारा बताई गई आयु ही अंकित की जाएगी। लिंग। विकल्प और कोड निम्न है। पुल्लिंग के लिए 01, स्त्रीलिंग के लिए 02, अन्य के लिए 03। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सदस्य का लिंग लिखा जाना है। इस हेतु 3 विकल्प और कोड दिए गए हैं। स्त्री एवं पुरुष के लिए 01 एवं 02 का कोड दिया गया है। किसी भी तीसरे लिंग यथा किन्नर, हिजरा, कोथी, ट्रांसजेंडर आदि के लिए विकल्प अन्य 03 का उपयोग किया जाएगा। लिंग के संबंध में प्रत्येक सदस्य द्वारा जानकारी अंतिम मानी जाएगी और परिवार के किसी अन्य सदस्य से इसकी पुष्टि नहीं कराई जाएगी। वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति विकल्प और कोड निम्न है। अविवाहित के लिए 01, वर्तमान में विवाहित के लिए 02, विधवा विदुर के लिए 03, संबंध विच्छेदित के लिए 4 और तलाकशुदा के लिए 5। इस प्रश्न हेतु 5 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। अविवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि तक उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है। इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना अंतिम मानी जाएगी। वर्तमान में विवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि को वह व्यक्ति विवाहित है। इस संबंध में किसी साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। यदि विवाहित में से किसी एक की मृत्यु गणना की तिथि या उससे पहले हुई है तो उसे लिंग के अनुसार विधवा या विदुर के विकल्प में रखा जाएगा। यदि पति पत्नी का संबंध वैधानिक प्रक्रिया से समाप्त हुआ है तो उसे संबंध विच्छेदित की श्रेणी में रखा जाएगा और यदि धार्मिक एवं अन्य प्रक्रिया से हुआ है तो उसे तलाकशुदा की श्रेणी में रखा जाएगा। धर्म।
विकल्प और कोड निम्न है। हिंदू धर्म के लिए 01, इस्लाम के लिए 02, ईसाई के लिए 03, सिख के लिए 4, बौद्ध के लिए 5, जैन के लिए 6, अन्य धर्म के लिए 7 और कोई धर्म नहीं के लिए 8। इस प्रश्न के अधीन कुल 8 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। सभी विकल्प अस्पष्ट है। कोई व्यक्ति यदि दिए गए 6 विकल्प के अतिरिक्त कोई धर्म को मानता है तो उसकी गणना अन्य धर्म 07 के अधीन की जाएगी। इस विकल्प के अंकित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कहीं वह व्यक्ति उपरोक्त धर्मों का कोई पर्यायवाची नाम तो नहीं बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह किसी धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे कोई धर्म नहीं यानी कोड 08 में रखा जाएगा। जाति जाति कोड डायरेक्टरी के अनुसार राज्य की वर्तमान अधिसूचित सूची कुल 203 के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी एवं आयोग की अनुशंसा के आलोक में निम्न को जोड़ा गया है। 8 जाति। इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति की प्रविष्टि की जानी है। जाति से संबंधित सभी आयोगों एवं प्रशासी विभागों तथा प्रत्येक प्रखंड या नगर निकाय एवं जिला पदाधिकारी स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर बिहार में रहने वाले सभी लोगों की जाति सम्मिलित करते हुए जाति सूची तैयार की गई है जो कोड निर्देशिका में सम्मिलित है। जाति सूची में जातियों के नाम और उसके कोड निर्धारित हैं। इसी कोड निर्देशिका के अनुसार विकल्प और कोड अंकित किए जाने हैं। किसी भी परिस्थिति में बिहार में अधिसूचित जातियों की उपजाति की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की जाति अंकित करने का आधार उसके पिता की जाति होगी। यदि कोई व्यक्ति या परिवार यह बताता है कि उसकी जाति का उल्लेख जाति सूची में नहीं है तो उसके मूल राज्य की जानकारी ली जाएगी। यदि वह किसी अन्य राज्य से आया है तो राज्य के स्थान पर उस राज्य का नाम और जाति के स्थान पर उसकी जाति तथा कोड 215 अंकित किया जाएगा। यदि वह बिहार का मूल निवासी है तो परिवार के किसी पुरुष के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के अनुसार जाति की प्रविष्टि की जाएगी। प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र में आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अन्य 215 के अधीन अंकित जाति के परिवार के प्रपत्र की जांच अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से भी की जाएगी। जाति के संबंध में अलग से विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। शैक्षणिक स्थिति शैक्षणिक स्थिति कोड निर्देशिका में कुल 53 विकल्प एवं उसके कोड दिए गए हैं। वैसे व्यक्ति जिसने कभी भी किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी तरह की शिक्षा नहीं ली है और उन्हें अक्षरों की पहचान नहीं हो तो उन्हें पूर्व प्राथमिक श्रेणी में रखा जाएगा। इसके उपरांत वर्गवार एवं विषयवार विस्तृत विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति से पूछकर समुचित विकल्प एवं कोड की प्रविष्टि की जाएगी। कक्षा 10 में मैट्रिक या वैधानिक शिक्षा बोर्ड में समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त व्यक्ति की भी गणना की जाएगी जिसमें फौकनिया एवं मध्यमा भी सम्मिलित है। कक्षा 12 में इंटरमीडिएट या वैधानिक बोर्ड विश्वविद्यालय से समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त व्यक्ति की भी गणना की जाएगी जिसमें मौलवी उपशास्त्री भी सम्मिलित है। विभिन्न विषय में स्नातक के लिए विषय और कोड दिए गए हैं। जिन विषय का उल्लेख नहीं है उसकी स्नातक अन्य 30 की विकल्प में गणना किया जाएगा। इसी विकल्प कोड में आलिम और शास्त्री आदि समकक्ष डिग्रियां भी सम्मिलित है। यह शैक्षणिक योग्यता था। अब कार्यकलाप में आ जाइए। कार्यकलाप इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकलाप की जानकारी अंकित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र और कोड निर्देशिका में 15 विकल्प और कोड दिए गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए 01, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 02, इसी तरह से गृहिणी के लिए 15 और कुछ नहीं के गृहिणी के लिए 14 और कुछ नहीं के लिए 15 विकल्प दिया गया है। विभिन्न कार्यकलाप के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मात्र गणना कार्यों के लिए प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को समझाने के उद्देश्य से दी जा रही है। इसका उपयोग किसी भी अन्य कार्य में अथवा अर्थ निकालने में नहीं किया जाएगा।
कार्यकलाप। सरकारी नौकरी एक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति। यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकार या आयोग, संस्था आदि में नियोजित, नियमित, संविदा आदि हैं, जो भारत अथवा राज्य की संचित निधि से अंशतः या पूर्णतः संपोषित है और वस्तुतः वे सरकारी नौकरी के अर्थ में नहीं मान्यता होते हैं, परंतु गणना कार्य में इन्हें इसी विकल्प में रखा जाएगा। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 2, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए कोड 3, स्वरोजगार के लिए कोड 4, कृषक काश्तकार के लिए 5, खेतिहार मजदूर के लिए 6, निर्माण मजदूर के लिए 7। निर्माण मजदूर में कौन सब आएंगे उसके बारे में डिटेल्स इसमें दिया गया है, इसे आप देख लें। अन्य मजदूर के लिए 8। अन्य मजदूर की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त अंकित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी असंगठित क्षेत्र में नियोजित हो, जैसे कुल्ली, ठेला चालक, रिक्शा चालक, बस का खलासी इत्यादि। मिस्त्री के लिए 09, भिखारी के लिए कोड है 10, कचरा बीनने वाले के लिए 11, अन्य के लिए 12। ये महत्वपूर्ण है। अन्य की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवन यापन करते हों। इस श्रेणी के अधीन वैसे भी व्यक्ति रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं हो और अपने लिए काम की खोज नहीं कर रहे हो। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति भी रखे जाएंगे जो वृद्ध हो, बीमार एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो। वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती हो, उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। 12 में ही आपको मुझे लग रहा है कि बच्चे को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि कोड 15 में देख लेते हैं कि क्या है। कुछ नहीं वाले ऑप्शन में इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य और सक्षम हो और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो, फिर भी पिछले 4 सप्ताह में किसी भी दिन या किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं मिल पाया हो। नहीं, ये अलग होगा। बच्चों के लिए जो है आपको कोड 12 ही दर्ज करना होगा, क्योंकि ये 12 अन्य है। अन्य की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवन यापन करता हो। इस श्रेणी के अधीन वैसे भी व्यक्ति रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं हो और अपने लिए काम की खोज नहीं कर रहा हो। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति भी रखे जाएंगे जो वृद्ध, बीमार एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो। ठीक, वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती हो। विद्यार्थी के लिए कोड 13 दिया गया है। विद्यार्थी की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो किसी भी माध्यम से पूर्णकालीन, अंशकालीन, दूरस्थ आदि से विद्या का अर्जन कर रहा हो। यदि विद्या अर्जन के अतिरिक्त कोई अंशकालीन कार्य करता हो तो भी उसे विद्यार्थी की श्रेणी में ही रखा जाए। गृहिणी के लिए 14 दिया गया है। गृहिणी की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो गृह संबंधी कार्य का मुख्य रूप से संपादन करते हो। यदि किसी गृहिणी के द्वारा आंशिक, मौसमी रूप से परिवार के अन्य सामूहिक कार्य में भी श्रम किया जाता है, तब भी उन्हें गृहिणी की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी महिला के द्वारा नौकरी, नियोजन, व्यवसाय, मजदूरी की जाती है तो उन्हें गृहिणी के स्थान पर कार्यकलाप के अन्य सुसंगत श्रेणी में रखा जाएगा। कुछ नहीं वाले ऑप्शन में क्या है? इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य और सक्षम हो और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो, फिर भी पिछले 4 सप्ताह में किसी भी दिन या किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं मिला हो। उसके लिए कोड 15 सेलेक्ट करेंगे। आवासीय स्थिति क्या है? इसमें आवासीय स्थिति के अधीन 5 विकल्प और कोड निर्धारित है। पक्का मकान, 2 या 2 से अधिक कमरा के लिए 1, पक्का मकान 1 कमरा के लिए 2, खपरेल टीन छत के लिए 3 कोड दिया गया है, झोपड़ी के लिए 4 दिया गया है, आवासहीन के लिए 5 कोड निर्धारित किया गया है।
पक्का मकान का परिभाषा क्या है? 1 या 2। पक्का मकान के अधीन वैसे मकान को रखा जाएगा जो पकाई हुई ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट आदि से तैयार की गई हो। वैसे मकान जिसकी दीवार पकाई हुई ईंट, पत्थर, मेसोनरी या कंक्रीट आदि से तैयार की गई हो, भले ही आवास का सहन पक्का या कच्चा क्यों न हो, उसे पक्का मकान की श्रेणी में रखा जाएगा। मकान में कमरों से अभिप्राय यह है कि उसमें आवासीय एवं घरेलू उपयोग के लिए कितने कमरे हैं, रसोई घर एवं शौचालय छोड़ करके। आवासीय स्थिति क्या है? खपरेल टीन छत के लिए इसका कोड 3 दिया गया है, झोपड़ी के लिए 4, आवासहीन के लिए 5। यदि कोई परिवार आंशिक रूप से पक्का या अन्य प्रकार के आवासीय स्थिति में हो तो परिवार के सभी सदस्य के लिए पक्का मकान का सही विकल्प लागू होगा। अस्थायी प्रवास की स्थिति। अस्थायी प्रवास की स्थिति इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के अस्थायी प्रवास की स्थिति अंकित की जानी है। इस हेतु कुल 7 विकल्प दिए गए हैं। इस श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति परिवार की गणना की जाएगी जो रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने हेतु परिवार के गणना स्थान से किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से रहते हो। अस्थायी प्रवास की स्थिति। इस श्रेणी में वैसे सभी व्यक्ति या परिवार जो गणना के समय प्रगणक के समक्ष उपस्थित हो उनके लिए लागू नहीं 01 अंकित किया जाएगा। अस्थायी प्रवास से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति परिवार, शिक्षा या रोजगार हेतु 6 महीने तक या उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम समय के लिए गणना स्थान से बाहर रहता हो, परंतु उपरोक्त प्रयोजन समाप्त होने पर गणना क्षेत्र में अस्थायी रूप से लौट जाने वाला हो। वैसा परिवार जो 1 वर्ष से अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर हो और किसी अन्य स्थान पर अपनी जीविका और सांसारिक कार्यों का निष्पादन लंबे समय से कर रहा हो और निकट भविष्य में गणना क्षेत्र में लौटने की संभावना 9 के बराबर हो। अस्थायी प्रवास की स्थिति। वैसे व्यक्ति जो गणना के समय प्रगणक पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं हो और बिहार के किसी अन्य स्थान पर शिक्षा या रोजगार के लिए अस्थायी रूप से प्रवासित हो तो उनकी गणना प्रवासीय स्थान पर ही यथासंभव कराई जाएगी। यदि परिवार द्वारा उनकी गणना भी परिवार के साथ करने हेतु जोर दिया जाए तो उस व्यक्ति से प्रगणक या पर्यवेक्षक द्वारा वीडियो कॉल से पूरी सूचना ली जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि अपनी गणना उस स्थान पर न कराएं, अन्यथा दोहरी प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या परिवार आकस्मिक कारणों से अस्थायी प्रवास में अन्य राज्य या अन्य देश में रहता है तो उनसे भी वीडियो कॉल पर आंकड़े प्राप्त होने पर ही प्रविष्टि की जाएगी, बशर्ते कि प्रपत्र के स्वघोषणा पर हस्ताक्षर लिए कोई निकटतम संबंधी माता, पिता, भाई, बहन में से कोई उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और वह हस्ताक्षर के लिए तैयार हो। यदि पूरा परिवार अस्थायी प्रवास की स्थिति में हो तो जिस प्रयोजन के लिए बिहार के अन्य स्थानों, देश के अन्य राज्य या किसी अन्य देश में हो तो निर्धारित विकल्प और कोड परिवार के सभी सदस्य के लिए समान होंगे। अस्थायी प्रवास की स्थिति। अस्थायी प्रवास के लिए विकल्प 0 से 2 से 07 को अंकित करने के पूर्व प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके सही आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोहरी और अस्थायी रूप से प्रवासित व्यक्ति की प्रविष्टि नहीं हो। मोटरयान। इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पास उपलब्ध मोटर वाहनों के आंकड़े एकत्रित करने हेतु कुल 6 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो स्वतः स्पष्ट है। 2 पहिया के लिए 1, 3 पहिया के लिए 2, 4 पहिया के लिए 3 और विभिन्न तरह का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें से जो सही हो वो दर्ज करना है। 15वें प्रश्न में है कृषि भूमि। इसमें से भी उपयुक्त ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए, उसका कोड देखा जाए। 16वां प्रश्न में आवासीय भूमि है। आवासीय भूमि इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास वास की भूमि का आंकड़ा एकत्रित किया जाना। इस हेतु निम्न में से कुल 7 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो निम्न हैं। आवासीय भूमि से अभिप्रेत है कि वैसी भूमि जो गैर कृषि और वास हेतु योग्य हो, जिस पर
जिस पर परिवार निवास करता हो या भविष्य में निवास करने हेतु रखा हुआ हो। सभी स्रोतों से मासिक आय। सभी स्रोतों से मासिक आय इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्य के कार्यकलाप के आधार पर अंकलित मासिक आय के आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस हेतु निम्न में से कुल 8 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो निम्न हैं। धन्यवाद।